गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एनएससी जेएस क्लियर करने का एक महामंत्र, बायोलॉजी। दोस्तों, एनएससी जेएस में ज़्यादातर लोग आप इसके बारे में जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते। ये इंडियन गवर्नमेंट की से एफिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईपीटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। वो कंडक्ट करती है, जिससे कि बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं जो आगे इंडिया को इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 5 स्टेजेस होते हैं, जिसका एनएससीजेएस पहला स्टेज होता है। इस साल एनएससीजेएस 29 नवंबर को किया जाएगा। 29 नवंबर को एनएससीजेएस होगा और उस दिन, और ये जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये 240 मार्क्स का होता है। और इसमें जो पिछली बार एमआई था वो 151 मार्क्स। कई स्टेट्स में एमआई कट ऑफ भी होता है, कई स्टेट्स में इसके नीचे भी होता है कट ऑफ। तो आप समझ लीजिए आपको करीब करीब 130-140 की रेंज में मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए एनएससीजेएस पिछले साल। और एक जो मेजर सब्जेक्ट है वो है आपके लिए बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी क्या होता है कि आप फटाफट बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपको मार्क्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। तो बायोलॉजी 60 मार्क्स का आता है और अगर आप ध्यान से करें तो आप उसे 60 में से 55 या 50 अबव आसानी से ला सकते हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तो आपके पास 1.5 आवर्स बच जाएंगे बाकी के 100 मार्क्स लाने के लिए। तो जो बायोलॉजी है उसके लिए जो सबसे बढ़िया बुक रिकमेंड की जाती है, हर जगह रिकमेंड की जाती है, वो है कैम्पबेल। तो कैम्पबेल जो है, दिक्कत क्या आती है दोस्तों बच्चों को, कैम्पबेल जो है बहुत मोटी बुक है, 1400 पेजेस की बुक है, तो उसे कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपके लिए कॉन्साइज वे में कैम्पबेल को पढ़ाऊंगा। कैम्पबेल में 8 यूनिट है। यूनिट 1 बेसिक्स, यूनिट 2 सेल, यूनिट 3 जेनेटिक्स, यूनिट 4 एवोल्यूशन, यूनिट 5 डाइवर्सिटी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और एवोल्यूशन। ये सारी ही यूनिट्स जो है आपकी उसमें आती है एनएससीजेएस में। जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने उन्हें खुद ही से हटा दिया है, तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो एनएससीजेएस में आ सकता है। ये जो कोर्स है आपको केवीपीवाई में भी मदद कर सकता है, एनटीएससी में भी मदद कर सकता है और नीट में भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है। लेकिन नीट में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ें। मैंने पिछले साल एनएससीजेएस खुद भी क्लियर कर रखा है, इसलिए मैं इस साल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ एनएससीजेएस क्लियर करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये बायोलॉजी का कोर्स है। डेली जो मैं है 6 बजे एक लेक्चर पोस्ट करूँगा बायोलॉजी का, कैम्पबेल में से इन्हीं चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊँगा और मेरा टारगेट है कि मैं अगस्त 10 तक बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म करा दूँ। और बायोलॉजी के सिलेबस के साथ साथ मैं अभी आपका कुछ ही दिनों में फिजिक्स का भी कोर्स ले आऊँगा और फिर उसी के थोड़े दिनों बाद केमिस्ट्री का। मैथ्स पे मैं इतना एम्फेसिस नहीं देता क्योंकि मैथ्स जो है 2nd और 3rd लेवल में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लें और आरडी शर्मा कर लें 9th-10th की, उससे ज़्यादा की मैथ्स आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैम्पबेल है। तो आज मैं आपको यही बताने आया था। उसके अलावा मैं आपको कैम्पबेल का पहला चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, तो आपको मैं भी चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ये कोर्स किस बारे में। अब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जो है वाटर। अब यार हमने हर जगह सुना होगा कि यार वाटर बहुत ज़रूरी है, वाटर बहुत ज़रूरी है, अगर लाइफ चलनी है तो वाटर चाहिए, अगर वाटर नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि यार वाटर में ऐसा है क्या जो लाइफ उसके बिना चल नहीं सकती। तो वाटर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसके कारण वाटर लाइफ को हेल्प करता है और बेसिक मीडियम बनता है, बेसिक लिक्विड मीडियम बनता है लाइफ का, बेसिक सॉल्वेंट।
और पहले हम उसके पीछे की केमिस्ट्री जान लेते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है वाटर में ऐसी जो उन प्रॉपर्टीज़ को जन्म देती है। तो क्या है, जो आप वाटर देखोगे, वाटर में एक O एटम होता है और 2 H एटम होते हैं। ये O एटम होता है और 2 H एटम होते हैं। तो O एटम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत जोर से खींचता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बहुत सारे, मतलब उसकी तरफ होते हैं, उसके कंप्लीटली नहीं होते उसके पास। वैसे तो आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो ज़्यादा O की तरफ होते हैं। तो जो O होता है उसको पार्शियली नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, ठीक है। और जो H एटम्स होते हैं उन्हें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, ठीक है। तो उनसे इलेक्ट्रॉन चले गए थोड़े थोड़े दूर, तो थोड़े से पॉजिटिव हो गए, क्योंकि उनके प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया। तो अब ऐसे ही दूसरा भी एक ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो हमें ये पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बेसिक लॉ है जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब भी एक ऑक्सीजन एटम को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल जाता है और हाइड्रोजन एटम्स के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाती है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जो सारी वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो इसी बॉन्ड के कारण है। मेन चीज़ यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में बहुत वो होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वाटर में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है जो वाटर को बहुत यूजफुल बनाती है लाइफ के लिए, ठीक है। अब थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो 1/20 है स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो अगर आप समझो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ x है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा x/20। ऐसे बेसिक बात यही है, ठीक है। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करती हैं, मतलब दे लास्ट फॉर 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। लेकिन ये भी बात है कि हर सेकेंड 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड नई बॉन्ड्स बनती रहती हैं। तो अगर हम आइडियल केस लेना चाहें तो हर वक्त एक ऑक्सीजन एटम अपनी नेबरिंग एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यही है, उसके ऊपर अब मैं आपको प्रॉपर्टीज समझाता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज आती है और क्यों, ठीक है दोस्तों। तो जो पहली प्रॉपर्टी आती है वाटर की हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, उसे हम कोहेजन और एडहेशन कहते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों का मतलब क्या है। कोहेजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होना। इससे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो एक के साथ ही चलता रहता है, खुद के साथ ही, इट डज नॉट ब्रेक इजीली। इसको आप मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप क्या लो, वाटर लो और उसे ब्रिम तक भर दो, और अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना पानी तो गिरेगा नहीं, वो ऐसे ही सरफेस पे रहेगा थोड़ा सा ऊपर रह के। इसे हम कोहेजन कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं। और एडेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का दूसरी चीज़ों से चिपकना, ठीक है। तो कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपकना, एडेशन दूसरी चीज़ों से चिपकना। अब इसका बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है। इसका एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें जो है वो जो हमारा वो पानी है वो पुल होता है। ये होती है एक थ्योरी जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ से पानी जाता रहता है और पुल सा क्रिएट हो जाता है जिसके कारण वाटर चिपक के आगे आ जाता है। अब एडेशन नहीं होता समझो वाटर मॉलिक्यूल्स में, कोहेजन नहीं होता, तो क्या होता कि हम जो है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर जो है ऊपर थोड़ा सा वाटर निकल जाता है यहाँ से, लेकिन और वाटर ऊपर नहीं आता क्योंकि कोहेजन है ही नहीं, आपस में चिपक ही नहीं रहे, एक साथ रह ही नहीं रहे। तो क्या होता है कोहेजन के कारण वो एक रस्सी की तरह बन जाता है, जुड़ी हुई रस्सी की तरह। और जब पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो रूट्स अपने आप पानी खींचती है और ऐसे ऐसे पुल की तरह बन जाता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसके अलावा एडहेशन जो है वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जब पानी जो प्लांट की दीवारें हैं वो सेलुलोज की बनी होती है,
सेलुलोज पे भी जो है ऑक्सीजन एटम्स होती है जिनमें पार्शियल चार्ज होता है, तो उसके कारण उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसी कारण वो ऊपर की तरफ जा पाता है पानी। ठीक है, ये कोहेजन और एडेशन का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता क्या है कि लिक्विड का जो सरफेस है, टॉप का सरफेस, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वाटर के लिए सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हाई होता है, इनविजिबल कोटिंग जैसा होता है कि इनविजिबल कोटिंग लगी हुई है वाटर। ऐसा क्यों होता है? फिर से सेम कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वाटर के टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि वाटर का सरफेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इनविजिबल कोटिंग जैसा बन जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है राफ्ट स्पाइडर को हेल्प करता है। तो राफ्ट स्पाइडर एक प्रेडेटर है, स्पाइडर है जो पानी के ऊपर चलता है। दोस्तों, पानी के ऊपर कैसे चलता है? वो सरफेस टेंशन का मदद लेता है, तो अपने बॉडी वेट को स्प्रेड कर देता है अपने 8 लंबे लंबे पैरों पे, और उस कारण वो अपने बॉडी वेट को स्प्रेड करने के बाद वो इनविजिबल कोटिंग के ऊपर चलता है। तो वो सरफेस टेंशन का फायदा उठा के राफ्ट स्पाइडर जो है पानी पे चलता है अपने प्रेडेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर की। वाटर की अगली प्रॉपर्टी है मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है, जो सरफेस हीट, जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, वो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस 1 kg of a particular substance by 1 degree Celsius। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को आपको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है। तो क्या होता है, आपको पता ही होगा, अगर दो बॉडीज होती हैं तो उनमें तब तक हीट एक्सचेंज होती रहती है जब तक टेम्परेचर दोनों का इक्वल नहीं हो जाता। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करती है, सराउंडिंग से जो है, अगर सराउंडिंग में समझिए बहुत सारी हीट है, उस सराउंडिंग से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा उस तरह से, और वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वाटर जो है सारी हीट अब्जॉर्ब कर लेगी और उसमें टेम्परेचर में चेंज थोड़ा सा ही आएगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर समझिए सराउंडिंग बहुत ठंडी है और वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, नॉर्मली है वाटर का टेम्परेचर, तो वाटर क्या है, हीट, बहुत सारी हीट छोड़ देगी, और लेकिन वाटर में ज़्यादा चेंज आएगा नहीं टेम्परेचर में, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने के कारण बाकी सब्सटेंसेस में ज़्यादा चेंज आता है टेम्परेचर में वाटर के मुकाबले, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करो तो। ठीक है, तो इसके बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? एक तो ये कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट मॉडरेट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हीट रिलीज करता है, तो कोस्टल एरियाज में, अगर कोस्टल एरियाज में गर्मी है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर ठंडी है तो पानी रिलीज कर देगा, हीट रिलीज कर देगा। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए हीट रिलीज करने का एक तरीका बनाता है। क्या होता है, जब हमारी बॉडी हीट अप कर जाती है तो आप क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज किया आपने समझिए, तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारा पसीना आएगा। ठीक है, पसीने आने से क्या होगा कि पसीने के कारण हमारी बॉडी में से हीट चली जाएगी सारी, क्योंकि जब पानी जाएगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो जब पानी चेंज होगा तो बहुत आसानी से हमारी हीट लॉस हो जाएगी। एक्वाटिक हैबिटेट जो होता है, एक्वाटिक हैबिटेट का टेम्परेचर स्टेबल रखता है, क्योंकि अगर वाटर बॉडी में अगर आप हीट ज़्यादा, अगर टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा भी होगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर कम चेंज होता है, तो इस कारण वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादातर कांस्टेंट रहेगा। ये सब का कारण क्या है? लेकिन फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? अब जब हीट प्रोवाइड करेंगे हम वाटर को आप समझिए हमने हीट किया, तो हीट पहले क्या करेगी, हीट जो है पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ेगी, पहले बॉन्ड्स तोड़ेगी फिर टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो पहले उसे बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेगी सारी, फिर टेम्परेचर बढ़ा पाएगी वो।
अगर वो बॉन्ड्स नहीं तोड़ेगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकती, तो पहले बॉन्ड्स तोड़ेगी फिर टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इस कारण जो है वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाती है। और अगर हीट रिलीज करनी होगी तो बहुत सारी बॉन्ड्स बन जाएंगी, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसी कारण वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ का एक और डायरेक्ट एप्लीकेशन भी होता है, इसी का मतलब बेसिक पार्ट है। वाटर की स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा होती है और लेटेंट हीट भी ज़्यादा होती है। आप पूछेंगे लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वो हीट होती है जो वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में लगती है, वो लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग क्या होती है कि अगर आपको किसी बॉडी का चेंज करना है, आपको उसे लिक्विड से गैसियस स्टेट में करना है, तो आपको उसे हीट देनी पड़ेगी। तो सेम रीज़न के कारण उसकी वाटर की लेटेंट हीट भी ज़्यादा होती है। तो इवेपोरेशन के कारण तभी कूलिंग होता है। तो क्या होता है कि जब हमारे को बॉडी जो है सराउंडिंग सेल से हमारी हीट ले लेती है पानी, और तब जाके गैस बनती है। तभी आपने देखा होगा तो कि आपको ना ह्यूमिडिटी में बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही एनवायरनमेंट में बहुत वाटर कंटेंट है। तो इस कारण आपको मॉइस्चर में बारिश के महीने में बहुत गर्मी लगती है। यही कारण है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पाता और आपकी हीट रिलीज नहीं हो पाती फिर। तो दोस्तों अभी तक हमने जो देखा है, हमने देखे हैं द इवेपोरेटिंग इफेक्ट ऑफ अगर मतलब इवेपोरेट होता है तो पानी क्या इफेक्ट करता है, हमें कूल करता है, ठीक है, हीट से रिलेटेड देखा। अब हम देखेंगे एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी जो सिर्फ वाटर में ही देखने को मिलती है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं इसे फिजिक्स में। सिंपल लैंग्वेज में आइस वाटर पे फ्लोट करती है। अब इसका कारण क्या होता है? इसका भी कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है दोस्तों। क्या होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया था कि हीट जो है मेजर होती है कि कितने फास्ट वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हीट टेम्परेचर कम होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव करने लगते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लेस फ्रीक्वेंटली टूटने लगती है। और जब आइस बन जाता है वो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम परमानेंट फिक्स हो जाती है, ऐसे अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाती है, लैटिस में फिक्स हो जाती है आइस। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, वाटर में जो है जो उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है वो वाटर में एवरेज लेंथ से ज़्यादा होती है। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ एवरेज लेंथ से ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि जो आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस की वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आइस की वॉल्यूम बढ़ जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आइस जो है वाटर पे फ्लोट कर पाती है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर के टेम्परेचर पे वाटर किसी भी नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। वो हीट करने पे एक्सपैंड होता है और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब 0 से 4 डिग्री जाते हैं तो ऑपोजिट होता है, वो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और कूल करने पे एक्सपैंड होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसके 2 बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है। मेजरली जो है ये एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। अगर आप इमेजिन करिए कि बर्फ़ फ्लोट नहीं कर पाती, तो क्या होता, बर्फ़ जमती फिर नीचे चली जाती, जमती फिर से नीचे चली जाती, तो ऐसे नीचे जाके पूरा ओशन जम जाता। तो एक्वाटिक लाइफ ठंडी जगहों पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती, या फिर जब सब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती। लेकिन अब क्या होता है, बर्फ़ फ्लोट कर पा रही है तो सिर्फ टॉप की लेयर जमती है और नीचे जो है उसके एक्वाटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है सॉलिड हैबिटेट दे देती है वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे पोलर बियर होते हैं, तो पोलर बियर होते हैं और ऑर्गेनिजम होते हैं जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे रहते हैं, तो उनके लिए सॉलिड हैबिटेट प्रोवाइड कर देती है फ्लैट ग्राउंड, जिसमें पोलर बियर रहते हैं और वो उनके हैबिटेट बन जाते हैं। लेकिन आजकल एक नई प्रॉब्लम आई है, CO2, मीथेन, इन जैसी गैसेस के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, हर क्लास में पढ़ाई देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि अब जो है क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, हीट ट्रैप करती है वो गैसेस और टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आइस मेल्ट होने लग गई है,
और आइस मेल्ट होने के कारण ये सारी जो बायोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं इन सबको थ्रेट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हमने आइस, फ्लोटिंग और वाटर के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, आपने सुना भी होगा ये टर्म पहले। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, सवाल ये उठता है। ये सब का कारण फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेजरली वाटर का पोलर नेचर। पोलर मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, पार्शियल चार्ज आ जाता है वाटर में। तो जिस भी चीज़ के ऊपर पार्शियल चार्ज आ जाता है उसे पोलर कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्शियल चार्ज या फिर कंप्लीट चार्ज भी आ जाता है तो उसे भी पोलर ही कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड्स, तो हम तीन तरह से दो बॉन्ड्स होती हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, 10th में पढ़ते हैं हम ये। तो आयोनिक बॉन्ड जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है और कोवलेंट बॉन्ड में शेयर होते हैं। क्या आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस चार्ज के बारे में समझो। तो आयोनिक बॉन्ड में ऐसे बन जाता है, एक हमारे पास NaCl होता है, तो NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl। तो NaCl क्या होता है, Na + Cl। तो NaCl में Na के पास प्लस पॉजिटिव 1 चार्ज होता है और Cl के पास -1 चार्ज होता है। तो क्या होता है, इनके पास पार्शियल चार्ज है ही, तो ऑक्सीजन जो है Na को अट्रैक्ट करता है और जो हाइड्रोजन है वो Cl को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों को वो आपस में खींच के अपार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना Na आ जाता है और यहाँ पे Cl आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण को ही खींचे अपार्ट कर देते हैं। तो हर एक जो आयन को सराउंडिंग जो होता है वाटर मॉलिक्यूल, उसे हम हाइड्रेशन शेल कहते हैं। इस चीज़ को, ये जो चीज़ है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये तीनों मिला के हाइड्रेशन शेल बनाते हैं। हाइड्रेशन शेल, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली इसी प्रोसीजर से वाटर सब चीज़ों को डिसॉल्व कर पाता है। तो वाटर कौन से कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर पाता है, वाटर आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर पाता है, वाटर पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर पाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही वाटर आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है और उनको अपार्ट खींच लेता है। लेकिन वाटर किसको नहीं डिसॉल्व कर पाता, वाटर नॉन पोलर कंपाउंड्स को नहीं डिसॉल्व कर पाता। ठीक है दोस्तों, नॉन पोलर कंपाउंड जैसे हमारा H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो पाता। अभी मैं बताऊँ कौन से कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो पाते। इसका बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ये है कि काफ़ी सारे जो बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं वो पोलर होते हैं। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब लिपिड्स को छोड़ के ज़्यादातर सारे कंपाउंड पोलर होते हैं। तो पोलर होने के कारण क्या होता है दोस्तों, पोलर होते हैं तो सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो बायोलॉजिकल मीडियम बन जाता है उन सारे कंपाउंड्स के लिए। तो वाटर मीडियम बन जाता है। तो हमारा ब्लड में वाटर है, साइटोप्लाज्म में वाटर है, ये इसका बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं आपको दो छोटी सी डेफिनेशंस बता देता हूँ। हाइड्रोफोबिक चीज़ें क्या होती हैं और हाइड्रोफिलिक चीज़ें क्या होती हैं। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, फिलोस लव, ग्रीक वर्ड है सारे। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। तो हाइड्रोफिलिंग वाटर लविंग सब्सटेंसेस ये कौन से होते हैं, पोलर और आयोनिक कंपाउंड्स। पिछले बार मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और ये इनका एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और आपका DNA, ये सारे हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक ज़रूर। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक होने का मतलब ये है कि वो वाटर लविंग है। अब जैसे आप कॉटन ले लो, कॉटन थोड़ी ना वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, वाटर में डालते हो तो कॉटन डिसॉल्व थोड़ी ना हो जाती है, लेकिन वो वाटर को सोख लेती है क्योंकि वाटर जो है उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सब्सटेंस अगर हाइड्रोफिलिक है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं, लेकिन वो वाटर से दोस्ती कर लेगा, फ्रेंडशिप, फिलिक, लविंग।
ठीक है दोस्तों, ऐसे कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो होता है हाइड्रो वाटर फोबिक फियरिंग, हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। फोबिया सुना होगा आपने, कई लोगों को फोबिया होता है, आग का फोबिया होता है, हाइट्स का फोबिया होता है, फोबिया फियर। तो वाटर फियरिंग, जो पानी से डर लगता है जिस कंपाउंड को, उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये वाटर से डिजॉल्व नहीं होते, वाटर से दूर भागते हैं। जैसे आप ऑयल ले लो, ऑयल को अगर आप पानी में डालोगे तो वो टॉप सरफेस पे आ जाएगा, तो वाटर से दूर भागते हैं, वाटर पसंद ही नहीं है। इनका एग्जाम्पल ये कौन से कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ज़्यादा। और ये कौन से होते हैं, इनका एग्जाम्पल लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन पढ़ा होगा हमने 9th क्लास में पढ़ा है, सेल चैप्टर में जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो सेल में फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होता है, लिपिड्स जिस चीज़ को बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी तो होनी चाहिए जो वाटर में डिजॉल्व ना हो। तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है लिपिड्स, उससे क्या होता है, अगर आप सोचिए अगर सेल का मेम्ब्रेन नहीं डिजॉल्व हो जाएगा तो सेल सेल ही नहीं रहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो शायद जो 9th में बच्चे हैं उन्हें मुश्किल लगी अभी, लेकिन आप समझेंगे तो साइंस में समझ आएगा। तो पीएच क्या होता है, तो जो वाटर होता है वो अपने सोल्यूशन में H+ आयंस और OH- आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। तो मतलब वाटर ब्रेक होता है, H2O ब्रेक होता है और एक H+ और एक OH- आयन दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, हम पीएच कैसे डिफाइन करते हैं, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, लेकिन है बहुत ईजी, मैं समझाऊंगा ना। तो देखिए, अब समझिए 10⁻⁻⁷ आए थे, मतलब बहुत थोड़े आए थे। ठीक है, 10⁻⁻⁷ आए थे, तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस नंबर को हम आगे पटकेंगे और उसके आगे माइनस लगा देंगे। और अगर ये सोचिए 10⁻⁷ आए होते तो पीएच -7 हो जाता। समझ रहे बात को, तो पीएच कितना हो जाता, -7 हो जाता। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होगा टॉप पे 10 की जो पावर है उसे हम आगे पटकेंगे और उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पीएच आ जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो H+ है और OH- है रिलेटेड होते हैं, मतलब जितने ज़्यादा H+ होंगे उतने कम OH- होंगे, और जितने ज़्यादा OH- होंगे उतने कम H+ होंगे। और न्यूट्रल सोल्यूशन में, वाटर में जिसमें हमने कुछ नहीं डाला, वाटर में इक्वल होते हैं क्योंकि और कोई सब्सटेंस है ही नहीं। अब आप समझो, आपने सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो डालते हैं तो H+ आयन बढ़ जाते हैं, तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसमें OH- है, डालते हैं OH- आयन बढ़ जाता है, तो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी बेसिक चीज़ है, ये हमने समझ लिया कि पीएच क्या होता है और उससे निकालते कैसे हैं और बेसिक चीज़ क्या है। अब हम बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है कि जो सेल का पीएच होता है वो करीब करीब न्यूट्रल होता है, मतलब 7 के करीब होता है। 7 क्या है पीएच, जब न्यूट्रल होता है, ये पीएच 7 पीएच न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो 7 पीएच वाली होते हैं ज़्यादातर बायोलॉजिकल सोल्यूशन। ब्लड 7.2 होता है, सलाइवा 6.8 होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे सोल्यूशन, सारे जो बायोलॉजिकल चीज़ें न्यूट्रल हो। जैसे हमारी जो स्टमक है उसमें पीएच 3 होता है, तो ये मत सोचिएगा कि सारी, जैसे मैंने बोल दिया तो सारी चीज़ें होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन है जैसे ब्लड वगैरह है, हमारे सेल वगैरह है, उनका ज़्यादातर पीएच 7 होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना, अगर 7 से समझो 8 हो गया पीएच, तो जो है सेल मर जाता है। सेल क्या होता है, मर जाता है। अब हमें सेल को मारना तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, तो एक नेचर ने चीज़ बनाई है जिसे बफर कहा जाता है। अब तो ह्यूमन बींग्स ने भी डेवलप कर दी, लेकिन ओरिजिनली नेचर की बनाई हुई चीज़ है जिसे बफर कहा जाता है। तो बफर क्या करता है कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच को स्टेबल रखता है, एकदम ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है, स्टेबल रखता है एकदम। वो कैसे करता है बफर, तो बफर जो है
जब H प्लस आयन बढ़ जाते हैं, मतलब अगर pH ज़्यादा हो गई, एसिडिक हो गई, H प्लस आयन ज़्यादा आ गए, तो H प्लस आयन अपने ले लेता है अपनी तरफ। और अगर OH माइनस आयन बढ़ जाते हैं तो वो H प्लस आयन दे देता है। अगर H प्लस कम हो गए तो H प्लस दे देगा, H प्लस बढ़ गए तो H प्लस ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा फंडा है। उसके बाद क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि जो ब्लड है उसमें जो बफर होता है वो होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, वो जब पीएच ब्लड की कोई एसिडिक सब्सटेंस आ जाता है, ब्लड में कोई एसिडिक सब्सटेंस आ गया, तो जो ये ऐसे आयन्स हो गए HCO3 माइनस के, वो जो है H प्लस लेके वापस कार्बोनिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, ये डबल साइडेड कम एरो का क्या मतलब होता है कि रिएक्शन दोनों तरफ जा सकती है, ये भी ये बन सकता है, ये भी ये बन सकता है। ठीक है, तो जब H प्लस आयन ज़्यादा आ जाएंगे तो जो ब्लड में HCO3 माइनस आयन्स होंगे वो इसके साथ जोड़ के कार्बोनिक एसिड बना देंगे। और समझिए H प्लस आयन कम हो गए तो क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा और ये HCO3 माइनस और H प्लस बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी रिएक्शन होता है जिसके कारण हमारा ये सब बनता है। ये ब्लड की पीएच एकदम कांस्टेंट हो जाती है, इसके कारण ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती। अगर आप बहुत सारा एसिड भी डाल दोगे ना तो भी चेंज नहीं होगी, लेकिन लिमिट तो होती है ना दोस्तों हर चीज़ की। ट्राई मत करना कि ब्लड में छेद करके आप एसिड डाल रहे हो मजे से, वो मत करना, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम आखिरी टॉपिक पे आ गए इस वीडियो के। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक जो है वो है ओशन एसिडिफिकेशन। छोटा सा टॉपिक है, ये आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। तो आप समझिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम जो है कार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो कोरल रीफ वगैरह अपनी शेल बनाने में यूज़ करते हैं ताकि वो जिंदा रह पाए। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल के ज़माने में हम CO2 बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा CO2 बर्न कर रहे हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो काफ़ी सारा जो है हमारा CO2 ओशन अब्जॉर्ब करता है, मतलब 25% CO2 ओशन अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ओशन CO2 अब्जॉर्ब कर रहा है, अब CO2 अब्जॉर्ब करने के बाद CO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बना लेता है H2CO3। H2CO3 क्या है, डिसोसिएट कर जाता है H प्लस आयंस पे और HCO3 माइनस आयंस पे। ठीक है, पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो नेचुरली ओशन भी चाहते हैं कि उसकी पीएच वापस ठीक हो जाए। तो जो H प्लस आयंस है, वो जो ये वाले CO3 आयंस जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने वाले थे, तो ये वाले कार्बोनेट आयंस अब H के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये फिर बाइकार्बोनेट बनाते हैं HCO3 माइनस। उससे क्या होता है कि ये वाले CO3 आयंस कम हो जाते हैं और कैल्शियम के साथ कम आयंस रिएक्ट कर पाते हैं और उसके कारण कोरल रीफ अपना शेल कम बना पाते हैं। इससे हमारी ओशन की बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल बर्न करने के कितने नुकसान है बायोडाइवर्सिटी को भी। अगर हम बर्न करते रहे तो पोलर बियर्स मर जाएंगे, साथ में हमारे कोरल रीफ्स मर जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, वही जो हम हर जगह सीखते हैं हमें ये कम कर लेना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा टॉपिक था, अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो मेरे साथ देखते रहिए। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं जितने लोगों का अच्छा हो सके ऐसी चीज़ें क्लियर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।